नमस्कार साथियों, मैं शैलेश पाल आईसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी तथा ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा तिथि दिसंबर में घोषित हो चुकी है। रेलवे की परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन लेकर के आया हूं। आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है, और इसलिए आप सभी लोग अंत तक वीडियो तो देखिए। जो क्वेश्चन इसमें बताएंगे हैं आप उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना समाप्त करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च, 14 सितंबर या 12 अगस्त को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जैसा कि सभी को पता है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। देखिए इसमें जिस चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय को, जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस आपका होता है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 मार्च को बता दिया है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसे ही 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान में रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए। चलिए इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस में हिंदी भाषा के उत्थान एवं विकास के लिए गोष्ठी का मतलब है कोई आयोजन किया जाता है, लेकिन इस समय कोरोना महामारी चल रही इसलिए गोष्ठी का आयोजन नहीं किया गया, ऑनलाइन ही गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है, हिंदी में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो है हिंदी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाले भाषाओं की सूची में चौथे स्थान पर आती है, हिंदी, स्पेनिश और चीनी के बाद में। तो अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी के बाद में हिंदी भाषा आती है। और पहला आधिकारिक, देखिए इसमें दिया है पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953, इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं। 14 सितंबर 1953 को पहला आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया जाता है और संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत के निर्णय लिया गया और हिंदी भारत की राजभाषा होगी। मैं एक चीज बता दूं, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत हिंदी की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, ना कि यह कोई राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है, ठीक है। भारत में जो है 22 भाषाएं बताई गई, उसमें से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है आपकी हिंदी है, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल याद कर लीजिए इसको, कब हिंदी को आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया। तो 14 सितंबर 1953 को संविधान द्वारा जो है 14 सितंबर 1949 को इसको बताया गया अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये यूएस ओपन है, यूएस ओपन ये आपका 4 यानी कि चौथा वार्षिक कैलेंडर में चौथा यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम होता है। पूरे एक कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये टेनिस है, टेनिस लॉन टेनिस है आपका, टेबल टेनिस नहीं है, लॉन टेनिस है। लॉन टेनिस में एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उसमें से पहला वाला, सभी लोग आप लिख भी सकते हैं, पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये इसका आयोजन जनवरी माह में होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का आयोजन जो है वो
मार्च में और अप्रैल के मध्य होता है, ठीक है। कभी कभार देर में भी शुरू होता है, तो अप्रैल और मई में इसका आयोजन होता है। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन जो है की एक विशेषता है, उस विशेषता को मैं बता दूं कि जो बाकी 3 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो सभी हरी घास पर खेले जाते हैं, हरी घास पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन जो है ये लाल बजरी की जमीन होती है उस पर खेला जाता है। ये फ्रेंच ओपन की एक खास विशेषता है। और अभी तक सर्वाधिक फ्रेंच ओपन के जो खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनका नाम जो है वो राफेल नडाल है। क्या नाम है इनका? राफेल। वैसे हिंदुस्तान में इस पर बहुत चर्चा होती है, राफेल पर डेली डिबेट्स भी बैठती हैं। राफेल नडाल, उनका नाम है राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल है। और तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कितनी अधिक से अधिक जानकारी रख सकते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम में पहला मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा हो गया फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन के जस्ट 15 दिनों के बाद में एक होता है विंबलडन। क्या होता है? विंबलडन। इसका आयोजन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में होता है, इंग्लैंड में होता है। और चौथा, ये जो चौथा आपका है यही यूएस ओपन, ये आपका जो है अमेरिका में होता है। इस साल केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हो पाया और फ्रेंच ओपन जो है वो कोरोना वायरस के चलते इसको रद्द कर दिया गया। बाद में 15 दिन बाद जो जुलाई में आपका विंबलडन होना था उसको भी रद्द कर दिया गया। और उसके बाद में जो है यूएस ओपन आपका इस साल खिताब है। तो इसका जो उत्तर है वो है डोमिनिक थीम। क्या नाम है? डोमिनिक थीम इस साल यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। दिया है, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने 2 सेट गंवाने के पश्चात 5वें सेट में अभूतपूर्व टाईब्रेकर में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर यूएस ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया। उनका यह पहला ग्रैंड स्लैम है। डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम के फाइनल हार चुके हैं, उसमें उनका मुकाबला फेडरर और राफेल नडाल से हुआ है। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2018, 2019 में फाइनल में नडाल ने, और इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच ने हराया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जोकोविच ने इस साल जो है 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीतने वाले खिलाड़ी मेंस में है, मेन सिंगल्स में, उनका नाम नोवाक जोकोविच है। ये सर्बिया के निवासी हैं, ठीक है। ये देखिए नाम दिया गया है जोकोविच। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। देखिए अभी तक मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, जो टेनिस के बारे में है, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के मामले में, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के मामले में नाम एक आता है, वो नाम आता है रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर का नाम आता है, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। उसके बाद में दूसरा नाम आता है राफेल नडाल का, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। और तीसरा नाम आता है नोवाक जोकोविच का, जो सर्बिया के निवासी हैं। तो ये टॉप 3 ग्रैंड स्लैम विजेता हैं ऑल ओवर, ठीक है, यानी कि आज तक के जितने भी हुए हैं सर्वाधिक रूप से। उसमें से जो फेडरर हैं उन्होंने 20 खिताब जीते हैं। तो अब डोमिनिक थीम हो गया। यूएस ओपन की जो महिला ये भी मैं आपको बता दूं यहीं पर, यूएस ओपन में जो महिला खिताब जो इस साल मिला है अभी बिल्कुल लेटेस्ट, तो उसमें जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो है नियोमी ओसाका। क्या नाम है उनका? नियोमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने तीसरी बार ये ग्रैंड स्लैम जीता है। कितनी बार? तीसरी बार। इन्होंने विक्टोरिया को हराया है, जो बेलारूस की हैं उनको हराया है, और हरा करके तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ DDCA ने निम्न में से किससे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसमें जो जवाब है वो है बदर दुर्रे अहमद को। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने 13 सितंबर 2020 को शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाकर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बदर दुर्रे अहमद को फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ HCA के भी लोकपाल हैं। और शीर्ष परिषद का मानना है कि एक व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें ऐसे ही रख दिया जाता है कि 2 अलग अलग राज्य की इकाई में एक पद नहीं संभाल सकता। रिपोर्ट के अनुसार कि सौरभ चड्ढा को DDCA के कानूनी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जो सौरभ चड्ढा इसमें ऑप्शन दिया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जैसा कि आपको पता है, इमामी ऑयल तेल जो है इसके प्रचार भी होते हैं, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। तो वो नाम है जूही चावला। क्या नाम है? जूही चावला, इमामी से संबंधित। तो जूही चावला इसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इमामी लिमिटेड कंपनी में हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कंपनी ने बताया कि अपने स्वास्थ्य देखभाल के उत्पादों के नई बोरो प्लस श्रृंखला के लिए हॉलीवुड एक्टर जूही चावला को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंपनी ने इस साल बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा। जूही चावला हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता, 1984 में मिस इंडिया विजेता हैं। जूही चावला ने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। ठीक है, जूही चावला, आप लोगों ने उनकी बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, तो उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, देखिए इसको याद कर लीजिए, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना। क्या नाम है? आयुष्मान खुराना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आयुष्मान खुराना के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग के साथ साथ अन्य चीज़ों की खूबियाँ इनमें पाई जाती हैं। इनकी टॉप मोस्ट फिल्में लगातार हिट हो रही हैं। चलिए पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। आयुष्मान खुराना ने साल 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो MTV रोडीज का दूसरा सीजन भी जीता था। रोडीज जो आता है उसका दूसरा सीजन भी जीता था और एंकरिंग कैरियर से कदम रखा था। उन्होंने साल 2012 में रोमांटिक कॉमेडी में विक्की डोनर से शुरुआत की थी, और अभी इनकी हालिया फिल्म थी बाला थी, जिसको लोगों ने बहुत ही सराहा, और उससे पहले भी उनकी कई फिल्में आई थीं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं आयुष्मान खुराना। चलिए अगला फिल्म। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बेहतरीन क्वेश्चन है। स्वामी अग्निवेश। किसका निधन हो गया है? स्वामी अग्निवेश। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। मैंने आपको बताया था कि अभी इससे पहले भी एक महान व्यक्तित्व जिनका निधन हो गया, उनका नाम था केशवानंद भारती। क्या नाम था? केशवानंद भारती, जिन्होंने मौलिक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे, केशवानंद भारती। तो उनको भी ध्यान रखिए। तो आर्य समाज के प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। 21 सितंबर 1939 को जन्म स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। 1970 में आर्य सभा के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। 1977 में वह हरियाणा विधानसभा से विधायक भी चुने गए। उसके बाद हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने साल 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक संगठन की स्थापना की। स्वामी अग्निवेश सन 2011 में अन्ना हजारे के अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तो नाम है इनका स्वामी अग्निवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से अपना पहला स्थान हासिल किया है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। स्टार्टअप रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किसने किया है? नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात में। चलिए पढ़ते हैं। गुजरात एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उद्योग तथा आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के तथ्य सामने आया है। यह रैंकिंग नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के मामले में कदम उठाने के आधार पर आधारित है। याद कर लीजिए, स्टार्टअप के मामले में गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाला भारत में सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है? तो मेघालय है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो इसमें कौन सा जवाब आ जाएगा आपका?
मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और जब बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमको याद रखना। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो 209 करोड़ वाला, 209 करोड़ की लागत पूछी जा सकती है, तो लागत के साथ साथ में इसमें पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है, और नाम के बारे में ये पिगरी मिशन है, उसके बाद में किस राज्य में है तो उसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इसका जवाब मेघालय है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाला भारत में सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है। इस मेघालय पशुधन उद्यम उन्नत सोसाइटी के तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में कितने 150 करोड़ 3 वर्षों में 150 करोड़ पर वार्षिक आय को कम करना है। ठीक है, पिगेरी मिशन के राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, और राज्य सरकार किसानों के ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। तो इसका जवाब है मेघालय, ध्यान कर लीजिए। अगला, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को। व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने के और जीवन को बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार, जिसको हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, को दिवस मनाया जाता है। इस साल 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है, जिस दिन शुरुआत 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार के करने के सही तरीके से प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को सुनिश्चित कराने के लिए की थी। ठीक है, तो सितंबर के दूसरे शनिवार को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या नाम रख दिया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कर्नाटक के हुबली स्टेशन का बदल करके नाम क्या? इसमें श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे सिद्ध रुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों को लंबे समय तक उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, ध्यान कर लीजिए सभी लोग, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। ठीक है, पहले नाम इसका हुबली था, फिर हुबाली रख दिया गया, उसके बाद में अब ये फिर से चेंज करके सिद्ध रुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है, जो कि भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। ठीक है, तो ये आज का सेशन रहा। आज का सेशन के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें जो चीज़ ना समझ में आए। और हमारा जो संस्थान है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिया हुआ है। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ICS चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए आप चैनल पर जाकर अन्य भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।